भारत प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान का मार्गदर्शक रहा है। जब भारत की संविधान बनाने की बात आई तो इस देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने निकल के आई। वैसा देश जिसने पूरे विश्व को मानवता का, शिक्षा का, संस्कृति का पाठ पढ़ाया, वैसे देश के सामने संविधान बनाने की एक महत्वपूर्ण चुनौती आई और उस समय कार्यरत जितने भी संवैधानिक लोगों के हाथ में सत्ता थी, चाहे वो बाबा साहेब हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित नेहरू हो, सभी ने मिलकर भारतीय संविधान की नींव रखी। तो साथियों, सभी को जोहार। मैं हूं रंजीत कुमार। रंजीत सर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत जिसमें पूरे विश्व के संविधानों का अवलोकन करने के बाद बाबा साहब ने कुछ प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरे विश्व में भारत सबसे अधिक विविधताओं का देश है। यहाँ जितना धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता है, उतना ही भाषाई विविधता भी देखने को मिलता है। इतने विविधताओं के बीच एक एक प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान विश्व में सबसे अनूठा, सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान के एक एक प्रावधान को शामिल करने के लिए बाबा साहब ने उन सभी देशों के संविधान का अवलोकन किए, साथ ही साथ उन प्रावधानों का भारतीय शासन व्यवस्था में कितना प्रभावी होगा, इस बात का भी अध्ययन किए। एक एक प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए संविधान सभा में लंबी बैठकें एवं बहस हुई। उसके बाद ही इन प्रावधानों को शामिल किया गया। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, किस प्रकार से भारतीय संविधान का कौन कौन से प्रावधान हैं और ये किन किन देशों से प्रेरित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में सारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान बिना मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या सरकार का ये दायित्व होता है कि वहाँ के नागरिकों को जो भी सीमित बेसिक अधिकार है वो मिले, ताकि वो अपने जीविकोपार्जन को पूरा कर सके और अपने देश में वो एक अच्छे नागरिक के रूप में बन के आए। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य। दूसरा जो भारतीय संविधान में, संविधान के स्रोत में जो शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51 क्लोज A, इसको हिंदी में अनुच्छेद 51 क भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग 11 तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं। इसमें 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता के द्वारा निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा देना है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया। पहले मौलिक कर्तव्य में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस और इटली से लिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला जो हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में इस प्रावधान का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये एक प्रकार से राज्यों का, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रावधान है भारतीय संविधान में शामिल, वो है न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इन प्रावधानों को लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अगर वो कोई डिसीजन दे दिए हैं तो फिर अपने ही डिसीजन को वो रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई हाई कोर्ट दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को परिस्थितियों के अनुसार वो बदल सकता है, या फिर वो बदल भी नहीं सकते हैं, वो अपना जो डिसीजन दिए हैं उसको अस्थायी रख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगला जो
प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल है उसके बारे में देखेंगे। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है और जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत दिया गया है, ये भी फ्रांस देश से ही लिया गया है या फ्रांस के संविधान से ये प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का ये प्रमुख नारा था और यह नारा पूरे विश्व भर में काफ़ी प्रचलित हुई और इस नारा को भारत सरकार ने भी अपनाया है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो अगला प्रावधान है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संवैधानिक संशोधन का मतलब है कि जो भारतीय संविधान एक बार लिखा गया उसमें वो क्या है, दोबारा संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि भारत के जो संविधान लिखाया गया या फिर जो कंप्लीट हुआ वो आपका भारतीय संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, लेकिन उसके बाद अभी तक हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ हुई जिसके कारण संविधान में समय समय पर संशोधन की मांग उठती रही और मांग होते रहा। तो ये भारतीय संविधान इस प्रकार से फ्लैक्सिबल बनाया गया है कि समय के साथ इस संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न भी आता है कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला, तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इस मामले में है कि भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर संशोधन संभव नहीं है, तो इस मामले में भारतीय संविधान कठोर है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जहां पर आपको भारतीय संविधान में संशोधन आसानी से की जा सकती है, तो उस मामले में भारतीय संविधान लचीला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है या जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। आपातकाल से संबंधित एक वीडियो मेरा पहले भी डाल चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान का पूरा डिटेल में बनाया गया है वीडियो, आप वहाँ से भी आप आपातकालीन प्रावधान को समझ सकते हैं। भारत में आपातकालीन 3 प्रकार का प्रावधान का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख है। आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बाद जब वो देश कंगाल हो जाता है तो वैसी परिस्थितियों में वो वित्तीय आपातकाल की सरकार घोषणा कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेडरल सिस्टम, यानी कि संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। बहुत सारे ऐसे विषयों की सूची मिलती है जिसमें राज्य को अपना एक अधिकार दिया गया है और केंद्र को अपना अधिकार दिया गया है उन विषयों में कानून बनाने का। जैसे संघ सूची का विषय हो गया, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसलिए इसे केंद्रीय सूची का विषय कहते हैं। उसी प्रकार से राज्य सूची का विषय में पुलिस, जेल, कृषि, बाजार इत्यादि ऐसे विषय हैं जो कि राज्य के अंतर्गत आते हैं, उन्हें राज्य सूची का विषय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची वैसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों उस विषय पर कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची का विषय कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो जहां दोनों कानून बना सकते हैं वैसे विषय को समवर्ती सूची का विषय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। ये दोनों प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। आपका संसदीय व्यवस्था में आज हम लोग देख ही रहे हैं, संसद का चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा। हमारे भारत देश में किसी भी प्रावधान को कानून बनाने के लिए वहाँ पर लंबी बैठकें होती है, बहस होती है, उसके बाद ही कोई प्रावधान तैयार होता है। साथ ही साथ एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पर भारत का जितने भी राज्य हैं वो कहीं भी जन्म लिए हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो भारतीय नागरिकता जो है वो हम लोग को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर और देशों में बहुत सारे ऐसे देशों में हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता प्राप्त है, राज्य का अलग होता है, देश का अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए किसी भी स्टेट का जो लोग हैं रहते हैं वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में
शामिल किए गए हैं जो दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के एक एक प्रावधानों को शामिल करने के लिए यहाँ की परिस्थितियों या फिर वो संविधान को अगर हम यहाँ इस देश में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कितना कारगर होगा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन प्रारूप समिति और संविधान सभा के सदस्यों ने लंबी बैठकों और बहसों के बाद इसे पूरा किया है। और ऐसे भी भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 70% भाग भारतीय संविधान में शामिल है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी कि संविधान बनने का प्रोसेस वहाँ उस समय शुरू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, प्रस्तावना में लास्ट में बोलते भी हैं कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान बन के तैयार हो गया था, इसको हमने अपना लिया था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1950 को ये कंप्लीट हुआ। इस बीच में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कब बन के तैयार हुआ, इसको बनने में कितना समय लगा। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया पूरे देश में, और इस दिन को लागू किया गया। और इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय ध्वज को फहराते हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपके तक एक से एक बेहतरीन वीडियो और नॉलेज की चीज़ मिलती रहेगी। और यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए फिर धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।